1953 में कोरियाई युद्ध के अंतिम चरण की कहानी बताती है। 15 सितंबर को अमेरिकी सैनिक इंचॉन पर उतरे और उत्तर की ओर बढ़े ताकि संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं से मिल सकें। हजारों अमेरिकी विमान यालू नदी की ओर चीनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जिससे अमेरिका की सेना के आगे बढ़ने के साथ चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। उत्तर कोरिया के अनुरोध में चीन ने 25 अक्टूबर को अपने सैनिक भेजने का निर्णय लिया। इस प्रकार पीपल्स वॉलंटियर आर्मी पहली बार उत्तर कोरिया में अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रवेश करती है, जब चीन नया स्थापित हुआ था। उस समय चीन सैन्य दृष्टि से अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर था, क्योंकि उसकी वायुसेना विशेष रूप से अविकसित थी और सेना को गोला बारूद और उपकरणों की भी कमी का सामना करना पड़ रहा था। इन सीमाओं के बावजूद चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को कोरियाई सीमा पर भेजकर अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ उत्तर कोरिया का समर्थन किया। हालांकि फिल्म विशेष रूप से कुमसुंग नदी के पुल के पास की लड़ाई पर केंद्रित है। ये अंतिम लड़ाई होगी जहां जीत ये तय करेगी कि उत्तर कोरिया पर अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ अंतिम विजेता कौन होगा। सबसे पहले फिल्म सैनिकों के दृष्टिकोण से दिखाई जाती है, जहां चीनी सैनिकों को सावधानीपूर्वक नदी की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जबकि वे छिपे रहने के लिए छद्मावरण का उपयोग करते हैं। श्याओ हू नाम का एक सैनिक बताता है कि उसने अभी चीनी पीपल्स आर्मी में भर्ती ली थी और उसे 8वीं कंपनी में लियू हाओ के साथ रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। मुख्य बल के साथ वे कुमसुंग नदी की ओर मार्च करते हैं, जबकि लगातार सामना करते रहते हैं 31 सेकंड अमेरिकी वायुसेना के हवाई हमलों का खतरे का। कुमसुंग नदी चीनी सैनिकों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि उन्होंने जो पुल बनाया है उसे अमेरिकी वायुसेना बार-बार बमबारी करके नष्ट कर देती है। नदी को सीधे पार करना संभव नहीं है, क्योंकि पानी गहरा है और धारा तेज है। नदी के किनारे गनर्स तैनात हैं ताकि क्षेत्र की रक्षा की जा सके और उन सैनिकों की सुरक्षा की जा सके जो पुल की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। 1 मिनट 58 सेकंड बाद 8वीं कंपनी के सैनिक सावधानी से आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक एक सीटी बजने पर वे रुक जाते हैं, जो उन्हें चेतावनी देती है कि एक दुश्मन टूही विमान उनके ऊपर उड़ रहा है। उनकी महिला रेडियो ऑपरेटर जल्दी से इंजीनियरिंग यूनिट से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि पुल की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। 2 मिनट 16 सेकंड बाद बमबारी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि पुल पर भारी हमला होता है। जबकि चीनी सैनिक क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत के लिए दौड़ते हैं, एक गनर B-26 बॉम्बर पर गोली चलाता है और सफलतापूर्वक एक विमान को गिरा देता है। वे जश्न मनाते हैं क्योंकि विमान पूरी तरह से गिर जाता है, जबकि बाकी विमान अपने बेस की ओर वापस लौट जाते हैं। 2 मिनट 35 सेकंड पर रेडियो पर अधिकारी उन्हें वहीं रहने का आदेश देता है, क्योंकि बमबारी के बाद पुल गिर चुका है। सैनिकों के पास रुकने और कमांडर के अगले आदेश का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। 2 मिनट 44 सेकंड पर लियू हाओ, जो एक सैन्य पदक पाने के लिए जुनूनी है, कमांडर लेफ्टिनेंट गाओ पर दबाव डालता है कि वो उसे और श्याओ हू को आगे जाने के लिए दूसरा रास्ता खोजने की अनुमति दें। हालांकि लेफ्टिनेंट सख्ती से मना कर देता है और अनुशासन और आदेशों के सख्त पालन पर जोर देता है। 2 मिनट 54 सेकंड बाद गाओ के पास एक सैनिक आता है और उसे बताता है कि उसकी टुकड़ी को सुबह 6 बजे से पहले कुमसुम नदी के पुल तक पहुंचना होगा। उनकी यूनिट को सबसे आखिर में पार करना है और अगर पुल फिर से क्षतिग्रस्त होता है तो उन्हें इंजीनियरिंग सैनिकों की मदद करनी होगी। 3 मिनट 4 सेकंड पर गाओ अपनी सभी टुकड़ियों को अपना सामान इकट्ठा करने का आदेश देता है। पुल की मरम्मत के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि उनकी स्थिति अमेरिकी सेनाओं द्वारा देख ली जाती है और उन पर लंबी दूरी की भारी तोपखाने से हमला किया जाता है, जिससे पुल को और नुकसान होता है। इसके परिणाम स्वरूप रेडियो ऑपरेटर चीनी सैनिकों से सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाती। कमांडर उसे पुल की ओर जाने का आदेश देता है, जबकि लियू और श्याओ हू संचार को फिर से स्थापित करने के लिए ऊंचे स्थान पर चढ़ते हैं। इसी बीच चीनी सैनिक पुल की मरम्मत फिर से शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही एक सीटी संकेत देती है कि एक और दुश्मन विमान आ रहा है। इस बार वो उस प्लांटेशन को निशाना बनाता है जहां गनर्स तैनात हैं। सौभाग्य से चीनी सेना के कात्यूशा रॉकेट अमेरिकी ठिकानों के भीतर गहराई तक हमला करते हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण ध्यान भटकाव पैदा होता है। इस दौरान गाओ और उसकी टुकड़ी पुल की मरम्मत में इंजीनियरिंग यूनिट की मदद करते रहते हैं। वो लियू हाओ और श्याओ हू से संपर्क करता है, जो पहाड़ी की चोटी पर हैं, ताकि दुश्मन के टोही विमानों पर नजर रखी जा सके। इसके बाद रेडियो ऑपरेटर बताती है कि लगभग 10 मिनट में कंपनी पुल पार कर सकती है, क्योंकि पुल पर लकड़ी की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद पुल आखिरकार ठीक हो जाता है और सैनिक पार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि टोही विमान फिर से ऊपर दिखाई देता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में गनर्स अपने आसपास आग जलाना शुरू कर देते हैं ताकि विमान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ये देखकर लियू हाओ स्तब्ध रह जाता है और समझ जाता है कि गनर्स खुद को बलिदान करने की योजना बना रहे हैं ताकि दुश्मन विमान को उलझाकर सैनिकों को सुरक्षित रूप से पुल पार करने के लिए कीमती समय मिल सके। इसलिए लियू हाओ खुद पुल की मरम्मत में मदद करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पानी के नीचे कई देरी से फटने वाले बम विस्फोट कर देते हैं, जिससे पुल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। पुल का 4 मिनट 39 सेकंड पर एक हिस्सा। कई सैनिक जो मरम्मत के लिए स्वयं सेवा कर रहे थे, विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट गाओ भी शामिल हैं। एक टूट चुका लियू हाओ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे अपने बारे में चिंता करने के बजाय मिशन पर ध्यान देने के लिए कहता है। अपने अंतिम क्षणों में भी वो लियू हाओ को आदेश देता है कि हर बार जब पुल क्षतिग्रस्त हो तो किसी भी कीमत पर उसकी मरम्मत सुनिश्चित करे। 4 मिनट 58 सेकंड पर इस संकट के बीच केवल एक गनर जीवित बचता है और बहादुरी से लड़ता रहता है। वो विमान को निशाना बनाने में सफल होता है, लेकिन कई बड़े बॉम्बर विमान पहले से ही ऊपर मौजूद हैं
जो पुल को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। 5 मिनट 7 सेकंड पर लियू हाउक डरता नहीं है और मजबूती से खड़ा रहता है। तभी एक विशाल विस्फोट होता है जिससे बहुत बड़ा धमाका क्षेत्र बन जाता है। दूसरे हिस्से में 5 मिनट 17 सेकंड पर फिल्म अमेरिकी पायलटों के दृष्टिकोण में बदल जाती है, जो पुल की टोही और बमबारी कर रहे थे। हमें पायलट हिल और उसके साथी पायलट कॉलिन से परिचित कराया जाता है, जिन्होंने अभी अभी पुल पर बमबारी की है और देरी से फटने वाले बम गिराए हैं। हालांकि चीनी सैन्य उद्योग अभी भी काफी पीछे है। अमेरिकी पायलट चीनी सेना के दृढ़ संकल्प से हैरान है, क्योंकि वे भारी बमबारी के बावजूद पुल को बनाने और उसकी मरम्मत करने से पीछे नहीं हटते। 5 मिनट 43 सेकंड पर जब वे शांति से हवा में उड़ रहे होते हैं, तभी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन गोलीबारी शुरू करती है और कॉलिन के विमान पर हमला करती है। कॉलिन मार गिराया जाता है और अपनी जान गंवा देता है, जबकि एक टूटा चुका हिल अपने विमान में गोला बारूद खत्म होने के कारण वहां से उड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। 5 मिनट 52 सेकंड पर कुछ ही समय बाद हिल एक और पायलट स्मिथ के साथ वापस आता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि पुल फिर से ठीक हो गया है। हिल क्रोध में भर जाता है और अपने मृत दोस्त का बदला लेना चाहता है, लेकिन स्मिथ उसे शांत करने की कोशिश करता है। लड़ाई से थका हुआ हिल M155 हाउवित्जर यूनिट्स का उपयोग करके लंबी दूरी की तोपखाने से मुख्य स्थान पर हमला करने का आदेश देता है। चीनी सैनिकों पर हमला करने और पुल को नष्ट करने के लिए अगले दृश्य में एयर ट्रैफिक कंट्रोल पुल और उसके आसपास के क्षेत्र पर M155 तोपखाने से हमला शुरू करता है। स्मिथ वरिष्ठ अधिकारियों को पुल के गिरने की पुष्टि करता है और बेस पर लौटने की तैयारी करता है। अचानक हिल वापस मुड़ता है और स्मिथ को बताता है कि उसे कुछ व्यक्तिगत काम पूरा करना है। 6 मिनट 29 सेकंड पर हिल बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स पर अंधाधुंध हमला करता है और उनके ठिकानों पर फायरिंग करता है। हालांकि लड़ाई के दौरान एक चीनी सैनिक द्वारा उसे भी बुरी तरह गोली मार दी जाती है। 6 मिनट 40 सेकंड पर संक्षेप में कहें तो घायल हिल स्मिथ के साथ बेस की ओर वापस उड़ता है, लेकिन रास्ते में चीनी कात्यूशा रॉकेट अमेरिकी फ्रंटलाइन बेस पर हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। 6 मिनट 49 सेकंड पर तबाही देखकर हिल गुस्से में भर जाता है और समझ जाता है कि उसके कई साथी सैनिक मारे गए या घायल हो चुके हैं। वो चीनी सेना से बदला लेने का फैसला करता है, इसलिए बार बार तुरंत लौटने के आदेश मिलने के बावजूद वो आदेश मानने से इनकार कर देता है और अपना रेडियो बंद कर देता है। इसके बाद 7 मिनट 9 सेकंड पर हिल आसमान में चल रही गोलियों को देखता है, मानो उसे एक घातक हवाई द्वंद्व के लिए चुनौती दी जा रही हो। वो आग की लपटों से दुश्मन गनर की स्थिति को पहचान लेता है, जिससे उनका स्थान उजागर हो जाता है। 7 मिनट 19 सेकंड पर हिल युद्ध क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, जबकि दूसरी तरफ से एक गनर फायरिंग शुरू करता है। दोनों पक्षों के बीच लगातार गोलियां चलती रहती हैं और वे निडर होकर लड़ाई करते हैं। 7 मिनट 25 सेकंड पर लंबी दूरी की गोलीबारी से घायल होने के बाद भी हिल लड़ाई जारी रखता है और कई चीनी सैनिकों को मार गिराता है। इसके बाद 7 मिनट 35 सेकंड पर हिल को लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली है और वो एंटी एयरक्राफ्ट कमांड को रिपोर्ट करता है कि पुल और दुश्मन की रक्षा व्यवस्था नष्ट कर दी गई है। जल्द ही पानी के नीचे छिपे बम सक्रिय हो जाते हैं और विस्फोट करते हैं, जिससे पुल को गंभीर नुकसान होता है। इसके बावजूद 7 मिनट 44 सेकंड पर चीनी सैनिक तेजी से वापस आते हैं और फिर से पुल की मरम्मत शुरू कर देते हैं। इसके बाद अमेरिकी बड़े बॉम्बर विमानों को हमला जारी रखने के लिए भेजते हैं और वे इस बात से परेशान हो जाते हैं कि पुल बार बार ठीक किया जा रहा है। 7 मिनट 51 सेकंड पर हर बार जब पुल नष्ट होता है उसे फिर से ठीक कर दिया जाता है। हिल एक गोली से घायल हो जाता है, लेकिन लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ रहता है, इसलिए वो फिर से हमला करता है और चीनी रक्षा पर फायरिंग करता है। वो कुछ लक्ष्यों को निशाना बनाने में सफल होता है, लेकिन बड़ा बॉम्बर पहले ही पुल के ऊपर अपने बम गिरा चुका होता है। इसके बाद 8 मिनट 9 सेकंड पर फिल्म का तीसरा भाग दिखाया जाता है, जो एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स के दृष्टिकोण से है। ये हैं सार्जेंट झांग और सार्जेंट गुआन, जिन्हें अमेरिकी विमानों के हमलों से पुल की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। 8 मिनट 18 सेकंड पर जब वे चीनी सैनिकों को पुल की मरम्मत करते हुए देख रहे होते हैं, तब सार्जेंट झांग सार्जेंट गुआन के पास आता है और उसे उनके एंटी एयरक्राफ्ट गनों के बारे में बताता है। ये भारी हथियार चलाने के लिए कई सैनिकों की जरूरत होती है और रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 8 मिनट 29 सेकंड पर क्योंकि गुआन युद्ध के दौरान धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए उसे कमांड से हटा दिया गया और अब उसकी टुकड़ी का नेतृत्व उसका अधीनस्थ झांग कर रहा है। भले ही अब झांग यूनिट का नेतृत्व करता है, गुआन अभी भी अपनी पदावनति को स्वीकार नहीं कर पाता और अक्सर ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो अभी भी कमांड में हो। गनर्स के पास केवल 2 भारी एंटी एयरक्राफ्ट हथियार हैं और उन्हें उनमें से एक को छिपाना पड़ता है, क्योंकि झांग नहीं चाहता कि दुश्मन के तोही विमान उनके हथियारों की स्थिति का पता लगा लें, क्योंकि अगर दुश्मन को उनकी स्थिति का पता चल जाता है तो ये बहुत खतरनाक होगा और उनकी रक्षा की क्षमता को काफी सीमित कर देगा, क्योंकि उनके पास गोला बारूद भी सीमित है। पहला भारी एंटी एयरक्राफ्ट हथियार खुले मैदान में गुआन के पास है और दूसरा गुप्त भारी एंटी एयरक्राफ्ट हथियार छिपे हुए क्षेत्र में झांग के पास है। 9 मिनट 6 सेकंड पर इस सुबह इंजीनियरिंग कंपनी पुल की मरम्मत करती है और गुआन सिग्नल टावर ऑपरेटर को झंडा उठाने का आदेश देता है ताकि सैनिक पुल पार कर सकें। इसी समय 9 मिनट 16 सेकंड पर 2 बॉम्बर विमान दिखाई देते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स तुरंत फायर करने की तैयारी करते हैं। कुछ ही पलों बाद पहला विस्फोट पुल पर होता है। एक गनर टोही
टोही विमान को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्य उसकी हथियार की सीमा से बाहर होता है। 9 मिनट 35 सेकंड पर सार्जेंट गुआन नाराज हो जाता है क्योंकि गनर सही तरीके से फायर नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो खुद हथियार संभाल लेता है। वो सफलतापूर्वक एक टोही विमान को गिरा देता है जो पायलट कॉलिन का विमान निकलता है। ये घटना दुश्मन वायुसेना और युद्ध के प्रति उसके बढ़ते गुस्से की शुरुआत बन जाती है। 9 मिनट 44 सेकंड पर जब गुआन दूसरे विमान पर फायर कर रहा होता है, ज़ैंग गोला बारूद भरने से मना कर देता है और उसे बार बार याद दिलाता है कि केवल 28 राउंड बचे हैं। जब गुआन पूछता है कि उसने गोला बारूद क्यों नहीं भरा, तो ज़ैंग जवाब देता है कि वो कंपनी कमांडर नहीं है। 9 मिनट 53 सेकंड पर गुआन उसे डांटता है और कहता है कि भले ही वो केवल एक सिपाही है, फिर भी वो यहाँ कई सैनिकों से वरिष्ठ है। इससे नाराज होकर 10 मिनट 3 सेकंड पर ज़ैंग गुआन का तंबाकू पाउडर चुरा लेता है और झाड़ियों में छिपी दूसरी एंटी एयरक्राफ्ट गन की ओर भाग जाता है। बाद में 10 मिनट 13 सेकंड पर ज़ैंग पहली एंटी एयरक्राफ्ट गन की स्थिति पर वापस आता है, लेकिन गुआन उसे वापस जाकर उस गन की भी रक्षा करने के लिए कहता है ताकि वे मिलकर दुश्मन के विमानों पर फायर कर सकें। हालांकि ज़ैंग मना कर देता है और सुझाव देता है कि वे अपनी जगह बदल लें। 10 मिनट 22 सेकंड पर वो आगे समझाता है कि मौजूदा स्थिति अब उजागर हो चुकी है और वहां रहना बहुत खतरनाक है, लेकिन गुआन तर्क देता है कि इस स्थान से साफ नजर मिलती है और वो बिना किसी रुकावट के फायर कर सकता है। 10 मिनट 31 सेकंड पर ज़ैंग जोर देता है कि गुआन जिद न करे और अपनी जान बचाए ताकि जब सैनिक नदी पार करे तब काम आ सके। गुआन भावुक हो जाता है, लेकिन फिर भी जाने से मना कर देता है और ज़ैंग से पूछता है कि क्या वो उसे 10 मिसाइल दे सकता है, जिस पर वो सहमत हो जाता है। 10 मिनट 42 सेकंड पर भावुक होकर ज़ैंग गुआन को कुछ मक्का भी देता है और फिर दूसरी एंटी एयरक्राफ्ट गन की स्थिति लेने के लिए चला जाता है। 10 मिनट 53 सेकंड पर कुछ ही क्षण बाद गार्ड्स को फिर से दुश्मन के विमानों की आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ज़ैंग तुरंत अपनी सीटी बजाकर दौड़कर अपनी फायरिंग पोजीशन पर पहुंचता है ताकि एक और हमले के लिए तैयारी कर सके। हालांकि इस बार हमला विमानों से नहीं बल्कि लंबी दूरी की अमेरिकी तोपखाने की फायरिंग से होता है, जो मुख्य सैनिकों और पुल को निशाना बनाती है। ये कई सैनिकों को विस्फोट की तरंगों से घायल कर देती है और तोपखाने की दूसरी फायरिंग पुल पर गिरती है, जिससे गंभीर नुकसान होता है। गनर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमले लंबी दूरी की तोपखाने यूनिट से हो रहे होते हैं और एक गोला लगभग ज़ैंग की पोजीशन को नष्ट कर देता है। जब हमला रुकता है तो 11 मिनट 23 सेकंड पर चीनी इंजीनियरिंग सैनिक फिर से पुल की मरम्मत के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। उस रात 11 मिनट 33 सेकंड पर ज़ैंग कुछ अजीब नोटिस करता है और तुरंत अपनी सीटी बजाकर सभी को सतर्क रहने का संकेत देता है। उसका अंदेशा सही साबित होता है और जल्द ही वे एक टोही विमान की आवाज सुनते हैं जो उनके ऊपर उड़ रहा होता है। 11 मिनट 42 सेकंड पर विमान गुआन की पोजीशन पर फायरिंग शुरू कर देता है और गुआन जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां विमान को नहीं लगती और वो तब तक फायर करता रहता है जब तक उसका गोला बारूद पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। हार मानने से इनकार करते हुए वो उपलब्ध हथियार से विमान पर फायर करता रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से 11 मिनट 51 सेकंड पर वो और उसकी टीम पायलट हिल द्वारा बेरहमी से मार दिए जाते हैं। कुछ ही क्षण बाद 12 मिनट पर ज़ैंग पहली एंटी एयरक्राफ्ट गन की जगह की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि उसके कई साथी पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनमें गुआन भी शामिल है। वो बहुत टूट जाता है और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर टोही विमान सुरक्षित रूप से वहां से निकल जाता है। 12 मिनट 20 सेकंड पर ज़ैंग अपने पूर्व कमांडर को दफनाता है, जबकि अन्य सैनिक पुल की मरम्मत जारी रखते हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के पुल के पास रखे कई देरी से फटने वाले बम फटने लगते हैं। 12 मिनट 21 सेकंड पर वे फिर से एक दुश्मन विमान की आवाज सुनते हैं और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पायलट हिल है। 12 मिनट 30 सेकंड पर ज़ैंग तुरंत अन्य सैनिकों के साथ अपनी पोजीशन पर वापस दौड़ता है और अपना गोला बारूद तैयार करता है। तभी वो ल्यू हाउ द्वारा भेजा गया संकेत भी देखता है। बिना किसी डर के ज़ैंग दुश्मन विमान को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई गोलियां चलाता है और उसे चुनौती देता है। छिपने की बजाय 12 मिनट 38 सेकंड पर वो कुछ और भी खतरनाक करता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे अपनी पोजीशन के आसपास आग जलाएं ताकि विमान का ध्यान उनकी ओर खींचा जा सके। दूर से 12 मिनट 48 सेकंड पर ल्यू हाउ ये देखता है और समझ जाता है कि गनर्स बाकी सैनिकों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की योजना बना रहे हैं। जल्द ही दुश्मन विमान दिखाई देता है और ज़ैंग और उसके सैनिकों पर हमला शुरू कर देता है। 12 मिनट 56 सेकंड पर उसके कई सैनिक मारे जाते हैं और केवल कुछ ही जीवित बचते हैं, लेकिन वे बिना डर के लड़ाई जारी रखते हैं और दुश्मन विमान के साथ भारी गोलीबारी का आदान प्रदान करते हैं। आखिरकार 13 मिनट 6 सेकंड पर उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन ज़ैंग तब तक फायर करता रहता है जब तक उसका गोला बारूद पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। वो विमान को निशाना बनाने में सफल होता है, लेकिन विमान फिर भी अपने बम गिरा देता है और ये सोचकर उड़ जाता है कि उसने गनर्स को हरा दिया है। 13 मिनट 15 सेकंड पर बड़े विस्फोट के बाद ज़ैंग किसी तरह अभी भी जीवित रहता है, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति में, क्योंकि उसने अपना एक हाथ और एक अंग खो दिया होता है। 13 मिनट 25 सेकंड पर पानी में सक्रिय किए गए बम के कारण पुल फिर से नष्ट हो जाता है, जिससे वो बहुत निराश हो जाता है। इसके बावजूद ज़ैंग हार मानने से इनकार करता है और अपने घावों की देखभाल करने के बाद गोला बारूद ढूंढने लगता है। 13 मिनट 33 सेकंड पर वो लड़खड़ाते हुए अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन तक पहुंचता है और फिर से अपने आसपास के क्षेत्र में आग जलाता है ताकि अपनी पोजीशन दिखा सके। 13 मिनट 44 सेकंड पर पहली बार अधूरे शरीर के साथ वो अकेले ही एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाता है, जबकि आमतौर पर इसे चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत होती है। 13 मिनट 50 सेकंड पर वो अपने दाहिने पैर से गन को घुमाता है, दाहिने हाथ से निशाना साधता है और ट्रिगर दबाने के लिए लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करता है। 14 मिनट पर अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज़ैंग दुश्मन विमान पर फायर करता है और अंततः पायलट हिल को मार कराने में सफल हो जाता है और उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। इसके बाद वो सैनिकों को चेतावनी देने के लिए अपनी सीटी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका होता है
है कि ऐसा नहीं कर पाता। वो देखता है कि पुल फिर से ढह जाता है और वो होश खो देता है। 14 मिनट 10 सेकंड पर इसके बाद हम फिल्म का आखिरी हिस्सा देखते हैं, जो पुल के दृष्टिकोण से दिखाया जाता है जब उसे एक बार फिर बमबारी से नष्ट कर दिया जाता है। 14 मिनट 15 सेकंड पर बमबारी से बचने वालों में से एक लियू हाउ है, जो बुरी तरह जल चुका है और उसकी दोनों आंखों में चोटें हैं। हम झांग का शरीर भी देखते हैं, जो पहले ही मर चुका है और जली हुई अवस्था में खड़ा है, जबकि उसके हाथ में अभी भी लकड़ी का एक टुकड़ा है। 14 मिनट 26 सेकंड पर पुल पूरी तरह नष्ट हो चुका है और अब उपयोग के लायक नहीं है, और ऐसा लगता है कि चीनी सैनिकों के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में 14 मिनट 36 सेकंड पर कई सैनिक जो अभी भी जीवित होते हैं पुल पर दिखाई देते हैं और फिर से उसकी मरम्मत शुरू कर देते हैं। कुछ ही क्षणों बाद 14 मिनट 46 सेकंड पर पायलट स्मिथ को वापस जाकर पुल की स्थिति जांचने का आदेश दिया जाता है। वो रिपोर्ट करता है कि उन्होंने केवल आधे घंटे पहले ही पुल पर बमबारी की थी, इसलिए उसे लगता है कि वहां कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे फिर से लौटने का आदेश देते हैं, क्योंकि उन्होंने पुल के पास गतिविधि का पता लगाया है। 14 मिनट 55 सेकंड पर पायलट स्मिथ वापस उस क्षेत्र में आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पुल फिर से ठीक किया जा रहा है। वो सैनिकों के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होता है और तुरंत अपनी टीम से बॉम्बर सहायता भेजने का अनुरोध करता है। 15 मिनट 5 सेकंड पर नीचे वो एक मानव पुल बनते हुए देखता है और वो चीनी सैनिकों के कौशल और देशभक्ति से प्रभावित हो जाता है। 15 मिनट 15 सेकंड पर चीनी सैनिक पुल के लकड़ी के तख्तों को अपने कंधों पर उठाते हैं, जिससे बाकी सैनिक सुरक्षित रूप से पार कर सकें। 15 मिनट 24 सेकंड पर यह सुनकर अमेरिकी सेना घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अगर चीनी सैनिक पार हो गए तो उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। अंतिम दृश्य में पायलट स्मिथ अमेरिकी कमांड को स्थिति की रिपोर्ट करता है। अमेरिकी बड़ी संख्या में बॉम्बर विमानों को पुल को नष्ट करने के लिए भेजते हैं। 15 मिनट 33 सेकंड पर पुल के चारों ओर बम गिरते हैं, लेकिन चीनी सैनिक निडर होकर डटे रहते हैं। वे अपने शरीर और प्रयास से पुल को सहारा देते और उसकी मरम्मत करते रहते हैं, यहां तक कि जब विस्फोट उनके बेहद करीब होते हैं। 15 मिनट 43 सेकंड पर अंत में सभी सैनिक सफलतापूर्वक पुल पार कर लेते हैं और योजना के अनुसार फ्रंट लाइन तक पहुंच जाते हैं। 15 मिनट 53 सेकंड पर फिल्म का अंत वास्तविक चीनी वेटरन्स के फुटेज के साथ होता है, जो बहादुरी से इस लड़ाई में भाग लिया था, जो इस संघर्ष के दौरान उनकी दृढ़ता और समर्पण को दिखाता है।